हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी शानदार क्लास सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड यानी सीटेड पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो सीटेड एग्जाम जो जुलाई 2025 में होंगे तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। अब देखिएगा कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं यानी कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि जो व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, पूछा गया है। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है स्किनर या फिर पियाजे, या देखिएगा अगला वाला ऑप्शन पावलोव या थर्नडाइक। तो देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से तो कौन व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कि व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जीन पियाजे जो हैं तो ये व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। देखिए जीन पियाजे ने जो है तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। अब पूछा गया है कि उन चारों चरणों में से कौन सा एक नहीं है, यानी कौन सा एक चरण जो है तो नहीं है, पूछा गया है। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि संवेदी पेशीय अवस्था, या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या देखिएगा परंपरागत स्तरीय अवस्था। तो देखिए जीन पियाजे साहब ने इन्होंने 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। अब उन चारों चरणों में से पूछा गया है कि कौन सा एक नहीं है, उनमें से उन चारों चरणों में से तो कौन सा चरण नहीं है। तो देखिए संवेदी पेशीय अवस्था ये तो है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है, और अगला देखिएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, लेकिन परंपरागत स्तरीय अवस्था जो है तो ये नहीं है। तो नहीं के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि परंपरागत स्तरीय अवस्था तो ये नहीं है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास की प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब विकास की प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता पूछा गया है तो कौन सी नहीं है। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए है कि मस्तिष्क अपने परिपक्व वजन का 90% तक पहुंच जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि शरीर सुडौल और लंबे पैर वाला होता है। सी वाला ऑप्शन देखिएगा कि पहले अस्थायी दांतों का निकलना, या डी है कि विभिन्न सेक्स जोड़ीदारों के लिए प्राथमिकता मजबूत होती है। तो देखिए कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से तो कौन सी विकास की प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता पूछा गया है तो विकास की प्रारंभिक बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिएगा पहला वाला तो मस्तिष्क अपने परिपक्व वजन का 90% तक पहुंच जाता है, तो ये तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये हो जाता है। उसके बाद देखिएगा शरीर सुडौल और लंबे पैर वाला होता है, तो बिल्कुल सही। पहले अस्थायी दांतों का निकलना होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो नहीं के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विभिन्न सेक्स जोड़ीदारों के लिए प्राथमिकता मजबूत हो जाती है, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अब शैशवावस्था की विशेषता पूछा गया है तो कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि नींद दिन रात की अनुसूची में नियमबद्ध होती है, यानी शैशवावस्था की विशेषता ये नहीं है कि नींद जो है तो दिन रात की अनुसूची में नियमबद्ध होती है, या अमूर्त समस्याओं को हल किया जा सकता है, या ऊंचाई और वजन तेजी से बढ़ता है, या फिर सामाजिक प्रसन्नता और खिलखिलाहट उभरती है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है।
तो विशेषता जो है शैशवावस्था की ये नहीं है कि अमूर्त समस्याओं को हल किया जा सकता है, यानी शैशवावस्था में जो है तो अमूर्त समस्याओं को हल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। शैशवावस्था में जो है तो ये नहीं होता है, अमूर्त समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सचेत तरीके से सोचने की मानवीय क्षमता को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा कि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो सचेत तरीकों से सोचने की मानवीय क्षमता को तो निम्न में से पूछा गया है किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि अनुभूति से, बी है कि बुद्धिमत्ता से, सी है कि विचारधारा से, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि संकल्पना से। तो देखिएगा कि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सचेत तरीकों से सोचने की मानवीय क्षमता को तो सचेत तरीकों से सोचने की मानवीय क्षमता को तो इसे विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा नकल करके सीखता है, वह अपने बड़ों की नकल करके सीखता है, नकल करने का उनका कार्य है। तो देखिएगा एक बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा, वो क्या करता है कि नकल करके सीखता है, वह अपने बड़ों की नकल करके सीखता है। अब नकल करने का उनका कार्य जो है तो वो कौन सा, यानी क्या है वो, तो प्राथमिक अनुकरण है या सामाजिक शिक्षण है या फिर माध्यमिक अनुकरण है या सामान्यीकरण है। तो देखिएगा कि एक बच्चा नकल करके सीखता है, यानी उससे बड़ा, जैसे बच्चे से कोई बड़ा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसकी नकल करके वो सीखता है, और वो अपने बड़ों की नकल करके सीखता है। अब नकल करने का उनका यह कार्य जो होगा तो वो सामाजिक शिक्षण होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डाट डाट एक लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र है। तो आइए देखिएगा क्या जो है तो एक लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र है। तो पहला वाला है कि सकारात्मक वक्र या फिर नकारात्मक वक्र या फिर स्थिर यानी पठार वक्र, या ए और बी जो है तो दोनों होगा। तो देखिए पूछा गया है कि डाट डाट एक लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र है, तो देखिएगा कि स्थिर यानी पठार वक्र जो है तो ये लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो देखिएगा डिसलेक्सिया एक विकार होता है जो कि पठन संबंधी विकार होता है, यानी डिसलेक्सिया बीमारी में जो होता है तो बच्चा जो है पढ़ने की समस्याओं से जूझता है, ये एक पठन संबंधी विकार है। तो देखिए कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है तो डिसलेक्सिया बीमारी में वर्तनी यानी वर्तनियों को जो है पहचानने में, पढ़ने में जो है तो कठिनाई होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पुनर्बलन और दंड डाट डाट के साथ जुड़े हुए हैं। तो पुनर्बलन और दंड जो है तो देखिए किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के साथ या शास्त्रीय अनुकूलन के साथ या फिर उद्दीपन के साथ या निवारण के साथ। तो देखिएगा कि पुनर्बलन और दंड जो है तो ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन के साथ जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विषय के जागरूक अनुभव के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी विधि है। तो देखिएगा कि विषय के जागरूक अनुभव के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो सबसे पुरानी विधि पूछा गया है कि सबसे पुरानी विधि जो है तो वो कौन सी है। किसी भी विषय के जागरूक अनुभव के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तो उपयोग में की जाने वाली सबसे पुरानी विधि पूछा गया है कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है कि अवलोकन विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, उसके बाद सी वाला ऑप्शन देखिएगा आत्मनिरीक्षण विधि, या डी है डाल्टन विधि।
तो आइए देखिए कि विषय के जागरूक अनुभव के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए जो उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी विधि है तो वो है आत्मनिरीक्षण विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।